और बड़ी खबरों में बात होगी मरुधरा में उठे हिंदू और हिंदुत्व पर सियासी तूफान की। राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर दो नेता आमने सामने आ गए। साथ ही बात होगी विचारों के वॉर की। विजय दिवस के मौके पर सीएम ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला, केंद्र को आड़े हाथों लिया। और बताएंगे बीजेपी की जन आक्रोश रैली के बारे में। बीजेपी ने आज राजस्थान में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी समेत अन्य जन सरोकार के मुद्दे पर हल्ला बोला। और बात होगी संविदा कर्मियों को सौगात की भी। सरकार जल्द ही 1 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों को नियमित करेगी। तो देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं प्रदेश की आज की सियासी हलकों से आई बड़ी खबर की, हिंदुत्व पर आर पार की। जयपुर की महंगाई हटाओ रैली में राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व का अर्थ क्या बताया। प्रदेश की राजनीति में सियासी तूफान उठ गया। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी सोनिया गांधी को हिंदू होने का सबूत देने का सवाल है। और इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया दी, जोरदार पलटवार किया। पार्टी की तरफ से शिक्षा मंत्री सामने आए और कहा उनके हिंदू होने का सबूत, प्रमाण सब दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से व्याख्या की, तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आपने 3 पीढ़ी में कभी हिंदू त्योहार, दीपावली मनाई हो, रक्षाबंधन मनाई हो या होली मनाई हो, परिवार में कहीं अगर कोई आपका फोटोग्राफ हो तो जनता के सामने डाल दो, ताकि आपको ये पता लग सके कि आप वास्तव में हिंदू और हिंदू के बारे में कोई सम्मान रखते हो या नहीं रखते। हमारे भारत के जितने भी त्योहार हैं, रक्षाबंधन है, होली है, दिवाली है, उन सबको मनाती हैं। और वो कहते हैं उनका फोटो दे दो। क्या फोटो देने के बाद फिर मांझे क्या इस्तीफा दे देंगे? मैं फोटो ला के दे दूंगा उनको। कहें कि मैं त्योहार मनाते हुए का फोटो ला के दे दो, वो इस्तीफा दे देंगे, मैं फोटो भी ला के दे दूँ। ऐसा है कि कांग्रेस असली हिंदू है तो इतने साल बाद बोलने की जरूरत क्या थी यार। असली हिंदू हो तो जनता को भी तो पता लगना चाहिए आप हिंदू हो। आपको कहना क्यों पड़ रहा है आप हिंदू हो? इसका मतलब ही आपके मन में भय है हिंदू है कि नहीं है। और जो हिंदू है उसको हिंदू बोलने में क्या दिक्कत है? इसलिए केवल मात्र धर्म के आधार पर, जाति के नाम पर राजनीति जो करते हैं ना, उनको उन्होंने करारा जवाब दिया है। हिंदू है जो सत्य के नजदीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्वर्णिम विजय दिवस के मौके पर आज सीएम अशोक गहलोत जयपुर के अमर जवान ज्योति पहुंचे। उन्होंने शहीदों को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और जमकर वार किए। राजस्थान के जवानों ने सीमाओं की रक्षा करने के लिए भी और देश के स्वाभिमान के लिए भी हमेशा तैयार रहे हैं। इस बात का मुझे गर्व है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जिस प्रदेश के घर घर के अंदर जज्बा है देश प्रेम का, देश की एकता का, अखंडता का और सीमाओं की रक्षा करने का। इस देश को आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो। इस देश को आप धर्म के नाम पे बांटने की बात करते हो। क्या संभव है इतने बड़े मुल्क में? हमारे यहाँ तो और भी ज़्यादा भाषाएं हैं। वहाँ तो खाली उर्दू थी या बंगाली थी। एक धर्म था, वो एक नहीं रह पाया है। रशिया में 16 टुकड़े हो गए। दुनिया की महान शक्ति कहलाती थी रशिया भी। तो आप सोचिए, इस देश के अंदर धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों को इस समझ में आनी चाहिए। एक धर्म के नाम पे राष्ट्र बन भी जाता कोई तो कायम रहता है क्या? पाकिस्तान तो कायम रहा नहीं। आज देश को लगता है कि ऐसा माहौल बन गया है, जिस प्रकार की शासन चल रहा है, धर्म के नाम पे बात की जाती है, हिंदुत्व की बात की जाती है, हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। क्या ये संभव है? देश का फ्यूचर क्या होगा कोई सोच सकता है? क्या होगा कोई नहीं कह सकता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, इस हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था बड़ौदा के अंदर, किसी ने कह दिया ये बीजेपी आरएसएस तो देश में खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, खत्म नहीं होनी चाहिए। आरएसएस भी रहेगी देश में, बीजेपी भी रहेगी। वो एक विचारधारा है, हम भी रहेंगे, हमारी विचारधारा है। कहने का मतलब यही है, लड़ाई विचारधाराओं की है, होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। पर ये व्यक्तिगत लड़ाई या ये धर्म के नाम पर राजनीति,
जाति के नाम राजनीति खतरनाक होती है। जवाब तो नहीं देने की कसम खा रखी प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कम से कम मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, उनको उनके जवाब आने चाहिए। वो जवाब देते नहीं हैं। और मैंने बूस्टर डोज के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई देश के अंदर कि बूस्टर डोज का टाइम आ गया। 9 महीने हो गए, साल भर हो गया फर्स्ट डोज लगे हुए। जितने आर्टिकल आ रहे हैं देश के अंदर, आप अगर पढ़ेंगे तो पाएंगे दुनिया भर के मुल्कों के अंदर कई जगह बूस्टर डोज प्रारंभ हो गई है। अभी कोई स्कीम नहीं है, भारत सरकार योजना में नहीं है। मैंने कल ही बात करी नीति आयोग के मिस्टर पॉल से, जो इस काम को देख रहे हैं। उनकी बातों से मुझे लगा अभी भारत सरकार की सोच नहीं है, ना तो बूस्टर डोज के बारे में है और ना बच्चों की वैक्सीन के बारे में है। मैं चाहूँगा, प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूँगा कि जितने विशेषज्ञ कह रहे हैं, अभी एक्सपर्ट कह रहे हैं, डॉक्टर्स लोग कह रहे हैं, उसके अनुभवों का लाभ हमें लेना चाहिए। आज प्रदेश भर में स्वर्णिम विजय दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में भरतपुर, सीकर, उदयपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुए। इस मौके पर युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, नमन किया गया। शहीद स्मारक पर सभी जिलों के कलेक्टर्स ने फूल चढ़ाकर शहीदों को याद किया। सभी शहीदों के परिवार वालों को सम्मानित किया गया। संविदा कर्मियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। न्यूज 18 से चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी नियमित होंगे। और ये बहुत बड़ा फैसला है माननीय मुख्यमंत्री का, बहुत बड़ा फैसला कह सकता हूँ। सभी विभागों में जो संविदा कर्मी लगे उसके लिए रूल्स बनाकर उनको सबको परमानेंट करेंगे। उनको निश्चित रूप से एक पॉलिसी बना के सबको भी, किसी को भी नौकरी से नहीं हटाएंगे, सबको परमानेंट करने की सभी विभागों में कार्रवाई शुरू कर दी गई। राजस्थान में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी समेत अन्य जन सरोकार के मुद्दों को लेकर बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर है और विधानसभा चुनाव से पहले जन आक्रोश रैली के जरिए सरकार से 3 सालों का हिसाब मांग रही है। बीजेपी ने बनाया मरुधरा में चुनावी माहौल। प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर बीजेपी, जन आक्रोश रैली का सियासी कनेक्शन। मरुधरा में इन दिनों सियासी माहौल गर्म है। इधर गहलोत सरकार के 3 साल पूरे हुए, उधर बीजेपी जन आक्रोश रैली के जरिए सड़कों पर उतर गई है और सरकार से 3 साल का हिसाब मांग रही है। इस तरीके से आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, रिश्तेदार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया और अनेकों भर्तियों में अनियमितता हुई, रीट से लेके सब इंस्पेक्टर, जेईएन तमाम। तो बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी की। तीसरा, उसी कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में जन सुरक्षा का वायदा किया था, पुलिस के आधुनिकीकरण का वायदा किया था, लेकिन राजस्थान इस समय सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार हो गया। डूंगरपुर में मंडल बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली निकालकर गहलोत सरकार के विरोध में नारेबाजी की। कार्यकर्ता सरकार विरोधी तख्तियों के साथ तहसील चौराहे पर पहुंचे और वहां से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बिजली महंगी होने के साथ अपराध के बेलगाम होने की बात कही। राजस्थान में कांग्रेस की महारैली होती है और राजस्थान में ही बिजली के दाम इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, जो गहलोत जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 5 साल के कार्यकाल में हम कभी बिजली नहीं बढ़ाएंगे, पर उन्होंने बिजली के दामों को इतना बढ़ा दिया है कि लोगों को बिजली के बिल हाथ में पकड़ने से करंट आने लगा है। राजस्थान में आसपास के राज्यों को देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल के दाम पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में ही पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा हैं जो लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव होने में अभी 2 साल बाकी हैं।
उससे पहले प्रदेश बीजेपी जन आक्रोश रैली के जरिए जनता से जुड़े मुद्दे सड़क पर लाकर सरकार की घेरेबंदी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और आज के प्रदेश के कोरोना अपडेट का वक्त हो चला है। आपको बता दें कि मरुधरा में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे के जो आंकड़े आए हैं वो पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा है। बीते 24 घंटे में 26 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं और इन 26 केसेस में से सबसे ज्यादा केस 11 केस जयपुर में सामने आए हैं। वहीं जोधपुर में 6 केस रिकॉर्ड किए गए, बाड़मेर में 3, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर में 2-2 केस सामने आए। एक्टिव केसेस इस वक्त प्रदेश में 267 हो गए हैं। तो ये कोरोना अपडेट है, खतरे की घंटी है। अब भी वक्त है, संभलना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। अगर वैक्सीन की डोजेस ले ली हैं तो भी सावधानी का साथ न छोड़ें। अगर वैक्सीन की डोज बची हैं तो जल्द से जल्द बारी आने पर वैक्सीन की डोज लगा लें। बीते 24 घंटे के आंकड़े एक तरह से अलार्म है, खतरे की घंटी है। आपका क्रिसमस, आपका न्यू ईयर आपके हाथों में है, उसे बिगड़ने न दें। पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज केकड़ी के दौरे पर रहे। उन्होंने अरवड़ गांव में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान में हिस्सा लिया, लोगों की समस्याएं सुनी, उन्हें सुलझाया। फिर केकड़ी राजकीय चिकित्सालय पहुंचे, एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मीडिया से भी वो मुखातिब हुए। उन्होंने कहा जल्द ही केकड़ी में 100 बेड का एक अस्पताल शुरू होगा। इतना बड़ा अस्पताल बना दिया, वहाँ 300 बेड तो उसमें हो ही गए और 100 बेड जच्चा और बच्चा का अस्पताल अलग बन रहा है। माँ बहनों के फायदे के लिए है ये कि बच्चा पैदा होता है, उसकी देखरेख करने के लिए माँ की भी देखरेख हो जाए, बच्चे की भी देखरेख हो जाए। वहाँ 100 बेड उसके लिए अलग से, उसका भवन अभी चालू हो गया बनना। ब्रेक के बाद अब हम निजीकरण के विरोध में बैंकों की हड़ताल की 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। सभी तस्वीरें बैंक कर्मचारियों की नाराजगी, विरोध प्रदर्शन और हड़ताल से जुड़ी हैं और 5 अलग अलग शहरों की है। निजीकरण से नाराज बैंक कर्मचारी। मरोधरा में हड़ताल पर 25,000 बैंक कर्मी। 10,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित। शहर शहर बैंकों में हड़ताल का असर। यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के आह्वान का असर जयपुर में भी दिखा। बैंकों में ताले लटके रहे और हजारों की संख्या में बैंक कर्मचारियों ने शाखा के बाहर उपस्थित होकर सरकार के निजीकरण की नीतियों का विरोध किया। बेसिकली जो सरकार का जो अड़ियल रवैया है बैंकों को निजीकरण करने का, जब हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उसका कारण यही था कि बैंक एक नीचे समाज तक पहुंच सके, घर घर पहुंच सके, उनको सेवाएं दे सके। लेकिन अब ये सरकार फिर आमादा हो गई है कि हम इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करें। तो हमारी यही डिमांड है कि हम प्राइवेटाइजेशन का अपोज करें, जो रेट्रोग्रेड बैंकिंग रिफॉर्म्स है उनका अपोज करें और बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट जो बिल आ रहा है जिसमें सरकार अपना शेयर कम करना चाहती है उसका हम इमीडिएटली विरोध कर रहे हैं। दौसा में भी 2 दिवसीय बैंक हड़ताल के पहले दिन कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैंक में ताले लटके रहे और जिले की 100 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर ताले लटके रहे। 2 दिनों की बैंक की हड़ताल है, ऐसे में बैंकों पर ताले लटके हुए हैं। यहाँ पर लिख रखा है कि आज से 2 दिन की हड़ताल है और जो बैंक के जो कर्मचारी हैं वो भी बैंकों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको दृश्य दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं वो परेशान, जो नारेबाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, वित्त मंत्री के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के यूनियन के पदाधिकारी हैं, यूनियन के पदाधिकारी, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की मांग है, किस मांगों को लेकर आप ये कर रहे हो। बैंकों की निजीकरण को बंद करने की मांग है। बैंकों को विशेषकर मांग जो है बैंकों को निजीकरण में देकर के इनको बेचने का सरकार ने मानस बना रखा है। इस चीज को लेकर के विशेषकर जो बैंकों की मांग है कि निजीकरण बंद किया जाए। साथ में ही जो है बैंक एक्ट के अंदर जो है शीतकालीन सत्र में सरकार जो है बदलाव करने का मानस बना रखी है, जिससे एक खंड कृषि खंड को भी जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को बेचने जारी है। अजमेर में सुबह से बैंक कर्मी शाखाओं के पास जमा होकर निजीकरण की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
बैंक कर्मियों ने सरकार के इस फैसले को देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक गुलामी की ओर ले जाने वाला करार दिया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले 2 दिवसीय देश भर के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं और हड़ताल पर जाने का जो प्रमुख कारण है वो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का। भरतपुर में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में ताला जड़ने के बाद कर्मचारियों ने बैंक शाखा के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने भारी संख्या में जुटकर निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोला। सार्वजनिक क्षेत्रों की जो बैंक हैं उनके निजीकरण को लेकर के जो है देशव्यापी हड़ताल है और उस हड़ताल को लेकर के आज जो बैंक के सभी कर्मचारी हैं वो कविता के माध्यम से जो है अपना विरोध जता रहे हैं। और यहाँ पर जो कर्मचारियों से बात करें किस चीज़ को लेकर के आप विरोध कर रहे हैं? सरकार की बैंक विरोधी निजीकरण के खिलाफ जो है सारे बैंक कर्मी हड़ताल पे हैं आज और 2 दिवसीय हड़ताल है। आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन रहेगा। किन क्या क्या मांग है आपकी? बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाए ताकि एक आम पब्लिक का बैंकों से जुड़ाव रहे। कोटा में स्थित 20 बैंक शाखाओं के कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार की निजीकरण की नीतियों का विरोध किया और हाथों में हड़ताल की तख्ती लेकर प्रदर्शन करते हुए बैंकों में ताला जड़ दिया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान का असर मरोधरा के बैंकों पर साफ दिखा। प्रदेश में हड़ताल की वजह से 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ और लाखों उपभोक्ताओं को परेशानियां झेलनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर बैंक कर्मी अपने हड़ताल के फैसले पर अडिग दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। देश में महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हुआ। अब इसके लिए मौजूदा कानूनों में सरकार संशोधन करेगी। मौजूदा समय में देश में लड़कों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल है। राजधानी जयपुर में लड़कियों ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया, साथ ही इसे जल्द अमल में लाए जाने की मांग की। छात्राओं से बात की संवाददाता महेश दाधीच ने। क्योंकि शादी की उम्र बढ़ने जा रही है, 18 साल अभी तक हुआ करती थी, अब इसे 21 किया जा सकता है। सदन में इसे लेकर के संशोधन प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। हमारे साथ में कुछ छात्राएं हैं जिनसे बात करने की कोशिश है कि वे इस फैसले को किस तरह से देखती हैं। अगर इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है तो किस तरीके से, अभी 18 साल की उम्र की गई है, न्यूनतम उम्र जो महिलाओं के लिए, तो इसे 21 कर दिया जाएगा शादी के लिए। किस तरीके से आप देखते हैं, ये किस तरह का निर्णय रहेगा? ये एक बहुत अच्छा निर्णय रहेगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। गर्ल्स को बहुत इम्पोर्टेंस मिलेगी और उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी एजुकेशन की। उनको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा अपने करियर पे ध्यान देने के लिए। बेसिकली अभी जो उम्र है वो कम मानते हैं आप उसको, कि उस कारण से कि अभी अपनी पढ़ाई भी जो है छात्राएं पूरी नहीं कर पाती है, ये बहुत कम उम्र है? बिल्कुल, अभी की उम्र कम मानी जा सकती है। अभी छात्रा अपनी पढ़ाई आधी छोड़ के ही वो शादी जैसे बड़े स्टेप्स ले लेती है, बल्कि शादी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए एक वेल एजुकेटेड माइंड होना बहुत ज़रूरी है। वेल एजुकेटेड माइंड होना ज़रूरी है। किस तरीके से आप देखते हैं इस निर्णय को लेकर के, और सरकार जो ये करना चाह रही है, किस तरीके से आप देखते हैं ये एक ठीक निर्णय होगा? आई थिंक ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि लड़की, नॉट ओनली बॉयज़, हम लोग बॉयज़ की उम्र 21 कर रखी है, बट मुझे लगता है गर्ल्स की उम्र भी 21 होनी चाहिए, क्योंकि करियर बनाते हुए हमें भी उतना ही समय की हमें भी ज़रूरत है, क्योंकि हम भी एक एस्टैब्लिश, एक वेल एम्प्लॉयड एंड वेल इंडिपेंडेंट गर्ल्स अगर शादी करते हैं तो एक डेफिनेटली एक अलग पर्सपेक्टिव होता है और एक अलग उनमें कॉन्फिडेंस होता है। सो आई फील एजुकेशन के लिए पर्सपेक्टिव को देते हुए उनकी एज बढ़ाना इज़ अ गुड डिसीजन। उम्र की परिपक्वता जिस तरह की बात कर रहे हैं हम लोग, 21 साल जो है ठीक उम्र हो सकती है, 18 साल बहुत कम है। और इसमें भी हम देखते हैं कि कई जो बच्चियों के साथ में जब कम उम्र में शादी हो जाती है तो ऐसे में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप किस तरह से देखते हैं? जी, मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करती हूँ। काफ़ी अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। इनफैक्ट राजस्थान स्टेट इस मामले में बहुत ही पीछे है कि अभी भी 18 ईयर्स से पहले, 21 तो बहुत दूर की बात, 18 ईयर्स से पहले ही बच्चों की शादी हो जाती है, प्यूबर्टी होने के बाद ही। तो ये काफ़ी नेसेसरी था, जैसे मेरे दोस्तों ने कहा। तो इससे काफ़ी पढ़ाई का मौका मिलेगा और काफ़ी स्ट्रिक्ट फैसला लिया जा सकता है, स्ट्रिक्टनेस आ सकती है इसमें। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष ने लड़कियों की शादी की उम्र भी 21 साल करने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को ऐतिहासिक कदम करार दिया। मुल्क में लड़के और लड़कियों दोनों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। पूर्व बने टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर ये बहुत बड़ा नीतिगत फैसला है। एक तरफ मोदी सरकार का फैसला और दूसरी तरफ
राजस्थान की सरकार ने विधानसभा में जो विधेयक पारित किया, 18 साल से कम उम्र के लड़की भी उसके अभिभावक अगर शपथ पत्र दे दें तो उसकी शादी को भी वैध करने का जो कानून पास किया, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं समझता हूँ ये जो निर्णय वर्षों बाद हुआ है, निश्चित तौर पर देश की महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक उत्तम साबित होगा। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक।